Hi, welcome to City Logics. Welcome to lecture number 4 of सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मज़ीद जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो जिनमें से नंबर 3 है हमारे पास प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ दो एक्टिविटीज़ इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। पहली थी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और दूसरी थी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे प्रोजेक्ट स्केजुलिंग और रिस्क मैनेजमेंट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो देखते हैं खैर क्या होती है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, आपने यहाँ पे अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कुछ टास्क्स में कन्वर्ट कर देना है, सही है। और फिर उसके बाद आपने हर टास्क के लिए अपने पास एस्टिमेशन कर लेनी है, अपने रिसोर्सेज की भी एस्टिमेशन कर देनी है। ये आप प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग कर रहे हैं। फिर आपने क्या काम करना है, आपने देखना है कि कौन कौन से काम कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी टास्क जो हैं हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टास्क जो हैं एज आ इनपुट काम करेंगी, कौन कौन सी टास्क में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखना होती है। मतलब ये आपने डिपेंडेंसीज़ काम करनी है आपकी स्पेसिफिक जो टास्क हैं उनके बीच में। अगर डिपेंडेंसीज़ काम होंगी तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, कंकरेंटली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये बातें अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो मैं एंड पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे इसी लेक्चर में, जिनसे आपको ये सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये आप उस एक्टिविटी के बाद दोबारा से अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो एक बार वीडियो देखें, जब एंड पे एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी आप करेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। फिर आप दोबारा से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको बस हलवा लगेगा, ऐसे खा जाएंगे आप इसको। सही हो गया। तो अब हमारे पास है प्रॉब्लम स्केजुलिंग। प्रॉब्लम स्केजुलिंग क्या होती है, प्रॉब्लम इन स्केजुलिंग क्या है आपके पास, कि आप यहाँ पे एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आपने क्या करना है, एस्टिमेट करनी है चीज़ें कि मेरी टास्क्स को आपने ब्रेक डाउन करना है और एस्टिमेट करना है कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। तो ये कहते हैं यार यहाँ पे ना एस्टिमेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये वाकई सच भी है, क्योंकि आप वो क्या कहते हैं फ्यूचर से तो होके आए नहीं हुए कि आपको पता होगा यार ये काम करूँगा तो ये होगा, ये काम करूँगा तो ये होगा। आपको ये नहीं आइडिया होता, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं कि हमें ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये काम काफ़ी मुश्किल है। और फिर प्रोडक्टिविटी कभी भी नंबर ऑफ़ पीपल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। आपके प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, सही है। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं, आप बहुत कम नॉलेज वाले लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं और बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ज़्यादा लेट आपने लोगों को ऐड नहीं करना। अगर लेट ऐड करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होने वाली है। तो आप शुरू से ही एक ही टीम के साथ अपना काम करें। अब इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन एक यहाँ पे दिया गया हुआ है कि आप अपनी सारे के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ना, उनको ग्राफ्स की सूरत में, बार चार्ट्स की सूरत में, गैंट चार्ट्स की सूरत में पहले डिवाइड कर दें। और वहाँ से फिर आप क्या करें, इजीली देखते जाएं, विजुअलाइज करें डेटा को, और आप इजी स्टेप्स लेते जाएं। सही है। कैसे हमें पता चलेगा हम इजी स्टेप्स ले रहे हैं, मैंने कहा आपको मैं प्रॉब्लम की मदद से, एग्जांपल की मदद से समझाने वाला हूँ, तो देखते रहें। यहाँ पे एक और चीज़, टास्क को करने से पहले आप देख लें कि डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी टास्क की डिपेंडेंसीज़ कम होनी चाहिए। तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के दौरान हमारे पास कुछ ऐसी टास्क्स आ जाती हैं कि जहाँ पे आपको एक मॉड्यूल को शुरू करने से पहले दूसरे मॉड्यूल को ख़त्म करना होता है। तो वो होती है फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी, कि पहले मॉड्यूल को आप ख़त्म करें, फिर दूसरे मॉड्यूल को क्या करें, स्टार्ट करें। तो फिनिश टू स्टार्ट। दूसरी है स्टार्ट टू स्टार्ट, कि पहले मॉड्यूल को जब आप स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करने के बाद ही साथ दूसरे को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पहले को आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप दूसरे को स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर है जनाब आपके पास फिनिश टू फिनिश, मतलब पहले को पहले ख़त्म कर लें, फिर आप दूसरे को ख़त्म करें। जब तक आप पहले को ख़त्म नहीं करते दूसरा ख़त्म होने वाला आपके पास नहीं है। फिर आपके पास है स्टार्ट टू फिनिश।
स्टार्ट टू फिनिश में क्या होता है कि पहले मॉड्यूल से मतलब मेरे प्रीडिसेसर्स हैं। पहले मॉड्यूल को आप क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, तभी आप दूसरे को ख़त्म कर पाएंगे। बिना पहले के स्टार्ट किए दूसरे को ख़त्म करना मुश्किल है। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं, सही है, इनका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी पे अगर आप ध्यान देंगे, हमारे पास एग्जांपल में हमने एज अ मैनेजर हमने कहा कि हमारे पास ये टास्क हैं। पहली टास्क है ए, उसको नाम दे दिया, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी, ई, एफ और जी, ये टास्क है। मैंने कहा यार ए टास्क को करने में मुझे 3 दिन लगेंगे, दूसरी को करने में 4 दिन, इसको करने में 6 दिन, इसको करने में 5 दिन, इसको 1 दिन, इसको 6 दिन, इसको 7 दिन। अब मुझे ये टाइम भी पता चल गया, मुझे टास्क्स भी अपने पता चल गई, मैंने टास्क में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद है इमीडिएट प्रेडिसेसर्स चेक करना कि उसके लिए कौन सा ज़रूरी है। तो मैंने देखा डी के लिए ना मेरा ए का कंप्लीट होना ज़रूरी है, कि अगर मैं डी बनाना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे ए की कुछ फंक्शनैलिटीज़ वगैरह चाहिए। फिर ई के लिए मुझे बी का होना मेरे पास ज़रूरी है, और एफ़ के लिए भी मेरे पास बी का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मैं एफ़ शुरू नहीं कर पाऊँगा। फिर है मेरे पास जी, तो जी के लिए मुझे सी, डी और ई, इन तीन जो है मॉड्यूल्स का होना ज़रूरी है। ऑफकोर्स शायद मैं इनके कुछ फंक्शंस वगैरह वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँगा एज अ इनपुट या एज अ आउटपुट। कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, लिंक होगा, कपलिंग होगी। तो अब इनको कैसे मैं एक्टिविटीज़ को मैनेज करूँगा, इन टास्क्स को कैसे मैं मैनेज करूँगा कि मैं कम टाइम में प्रोडक्टिविटी अपनी ज़्यादा कर लूँ। तो देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ पहले, ताकि समझ आ सके आपको, ग्राफ भी और वो भी टेबल से देख के समझ आए। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टास्क ए मैंने सबसे पहले फ़ेज़ में, यहाँ पे ये मेरा पहला फ़ेज़ है 1 में आते साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा आप ए के लिए भी काम करो, बी वाला मॉड्यूल भी शुरू कर दो और सी वाला मॉड्यूल भी शुरू कर दो। मैंने 3 काम एक साथ कर दिए। क्यों मैंने ये 3 काम एक साथ शुरू कर दिए? क्योंकि इनके लिए मुझे कुछ भी पहले नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स जब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पहले, तो मैं इनको बिना किसी ज़रूरत के मैं इनको स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इनको स्टार्ट कर सकता हूँ तो मैं फिर क्यों वेट करूँ किसी एक के कंप्लीट होने का। तो मैंने इन तीनों को कंकरेंटली स्टार्ट कर लिया, तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ को। और फिर उसके बाद मेरे पास सबसे कम टाइम किस में लग रहा था, इसके कंप्लीट होने में, 3 वाले के बाद मैंने स्टार्ट कर लिया नंबर 4। मैं नंबर 4 स्टेप पे चला गया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इनपुट थी ये यहाँ पे नंबर 4 वाले में जानी है। और नंबर 4 है क्या, मतलब मेरे पास D5, एक के कंप्लीट होने पे हमारे पास डी स्टार्ट होना था, सही है ना, क्योंकि ये ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमें लेके जाएगा D5 की तरफ। फिर उसके बाद है हमारे पास कौन सा कंप्लीट होने वाला है, 4 दिन। 3 के बाद 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया ना हमारे पास 3 दिन में, ये हो गया 4 दिन में, ये हमारे पास हो जाएगा कितने दिनों में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन में लिख लेता हूँ। ये हो गया, ये बनेगा 3 दिन में, ये बनेगा हमारे पास 4 दिन में, ये हमारे पास बनेगा 6 दिन में, और ये हमारे पास कितने दिनों में बनेगा। अब आप बताएं डी वाला। तो डी वाले के लिए पहले ए वाले दिन भी चाहिए जो कि हैं 3 दिन, सही है ना, और फिर 5 दिन इसके अपने हैं। तो इसको बनने में कितने दिन चाहिए हमें, 5, 6, 7, 8। इसके लिए चाहिए मुझे 8 दिन। ई के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, ई का अपना 1 दिन है, और उससे पहले बी के कितने दिन थे, बी के 4 दिन थे। 1 और 4 कितने दिन हो सकते हैं, 5 दिन। 5 दिन चाहिए भाई इसके कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ज़ीरो डे की मैं बात करूँ, ज़ीरो डे से मुझे 5 दिन चाहिए इसके बनने में। फिर है एफ़ के बनने में, एफ़ का 6 है, और इसके लिए बी है, बी के दिन कितने हैं, बी के दिन हैं 4, वही वाली बात। तो 6 और 4 कितना होता है, 10। तो इसके बनने में 10 दिन चाहिए। अब जी के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, 7 दिन। और सी के लिए 7 दिन ये हो गए, ठीक है। सी के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, सी के लिए मुझे चाहिए 6 दिन। डी के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, डी के लिए चाहिए 5 दिन। ई के लिए कितने दिन चाहिए, ई के लिए मुझे चाहिए 1 दिन। तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन तीनों में से किस में लग रहा है, मैक्सिमम 6। 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 हमारे पास होता है 13। तो देखा जाए तो हमारे पास कितने दिन लग रहे हैं मुझे, 13 दिन। और इसी को मैंने यहाँ पे ग्राफिकली भी शो किया हुआ है। अगर ये समझ नहीं आ रही, ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर भी ध्यान देंगे तो वही काम हो रहा है। मैं इसको क्लियर करके समझा भी देता हूँ कि ये देखें, 2 के कंप्लीट होने पे मैंने क्या किया, डी वाली टास्क एग्जीक्यूट की। फिर 3 के कंप्लीट होने पे मैंने क्या किया, ई वाली टास्क एग्जीक्यूट की।
और जब ये होगी मेरे पास तो फिर मैं आया यहाँ पे, इसके साथ एक और टास्क भी एग्जीक्यूट हुई थी 3 के, जो कि ये वाली है F वाली। सही है। उसके बाद मेरे पास आ गई ये लास्ट वाली टास्क जो कि डिपेंड कर रही थी इन 3 पे, और अब ये वाली टास्क एग्जीक्यूट होगी मेरे पास लास्ट। ओके। तो अभी हमने देखा था 13 दिन हमारे पास लगे हैं। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास 13 दिन ही लगे हैं। 13 दिन, और ये कह रहे हैं 15 दिन। 15 दिन क्यों लगेंगे भला? क्योंकि इसके लिए 7 है, 14 और 6 15। आई होप सो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एक मिनट मुझे वेरीफाई कर लेने दें। मैक्सिमम 3, ये मैं पूरी पूरी लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तब आपको सही क्लियर हो जाएगा और मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो चुकी है। जो कि है सबसे ज़्यादा दिन लग रहे हैं यहाँ से 6, और 6 के बाद यहाँ से आगे 7 13, ये तो ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं हम 4 दिन, 4 और 6 10 हो जाएगा। वहाँ से नहीं जा रहे, लेट्स सपोज यहाँ से जा रहे हैं 1 5, 5 और 7, 5 और 7 ये तो भी कम दिन ही लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये 3 और 5 कितने दिन लग रहे हैं? 5 6 7 8, 8 दिन। 8 दिनों के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा क्लियर करके। हाँ, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा दिन यहाँ पे लग रहे हैं इस रास्ते से आते हुए, ये और ये। अब यहाँ पे आप देखें, पहले ए को कंप्लीट करने में 3 दिन लगे हैं, डी को कंप्लीट करने में 5 दिन, मतलब 8 दिन हो गए, और फिर जी को कंप्लीट करने में 7 दिन लगे। तो 8 और 7 कितना होता है? 15 दिन। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। सही हो गया। आई होप सो ये समझ आ गई होगी। देन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है कि आपने सारी की सारी देखना होता है किस किस किस्म के हमारे पास, जैसे टेक्नोलॉजी रिस्क भी हो सकते हैं, पीपल से रिलेटेड रिस्क भी हो सकते हैं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क भी हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स में रिस्क हो सकते हैं, एस्टिमेशन में आपके पास रिस्क हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या हो सकते हैं कि वही आपने कुछ गलत टेक्नोलॉजी वगैरह चूज़ कर ली होगी। पीपल रिस्क के लोगों के अपने पर्सनल रिस्क, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर आपने गलत लोगों को चुन लिया, ये भी हो सकता है। अब अगर चुन लिया तो ऑफ कोर्स फिर आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क ये हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ टाइम वगैरह दिया हुआ है, बोला होगा यार इसके अंदर अंदर कर दो। रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड कुछ एम्बिगुअस उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। एस्टिमेशन में आपके पास आपने गलत रिसोर्सेज बता दिए थे, आपने ये सोचा था ये सिस्टम यूज़ होगा, वो नहीं हुआ, आपने पैसे कम यूज़ कर लिए थे, वो लगा लिए थे, या वगैरह वगैरह मज़ीद किस्म के रिस्क्स हो सकते हैं। तो आपने सारे के सारे रिस्क्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है? रिस्क्स को एनालाइज करना है। सही है। रिस्क को एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने देखना है किस की जो है ना प्रोबेबिलिटी, और किसका इफ़ेक्ट किस लेवल का है। मतलब एक रिस्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी अकर होने की चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत हाई है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे रिस्क को छोड़ सकते हैं? आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बहुत हाई है। तो आपने इन चीज़ों को देखना होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसके होने का चांस कितना है और इसका इफ़ेक्ट कितना होने वाला है मेरे सिस्टम पे। आप उनको 3 4 या 5 कैटेगरीज़ में अपने पास डिनोट कर लें इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। फिर प्लानिंग करें उन सारे के सारे रिस्क्स के ऊपर कि कौन से रिस्क को कब ठीक करना है, कौन से रिस्क को हमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले पहले कर लेना है, कौन से रिस्क को हम मैनेजमेंट में छोड़ सकते हैं वगैरह। और फिर उन रिस्क को मॉनिटर करना। अगर आप उनको मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलने वाला कि ये रिस्क कौन से टाइम में आपके पास अक्कर हुआ है और कौन से टाइम में ये अक्कर हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें समझने जानने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होती है। आई होप सो सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।